Hi, guys. Good evening. Very good evening to each one of you. Let's check if we have. 1 minute. So let's check अगर हम लोग ने लाइक हम लोग विजिबल हैं जी बिल्कुल. All right, we are visible. Hi guys, I'm so happy to see you here. All right, so I love you, my YouTube fam. So today we are going to start with one amazing chapter and ये chapter ऐसा है जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत बार अटक जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें समझने में भी इशू होता है चैप्टर को थ्रू आउट भी. और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो टफ चैप्टर है क्लास 11th इंग्लिश का वो यही है क्योंकि बाकी सब तो हम लोग एक बार को समझ जाते हैं. उसके पीछे रीज़न ये है कि ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है और यू फील लाइक कि यार बहुत ज़्यादा फैक्ट्स इसके अंदर मिलते हैं तो दैट्स द रीज़न. नाउ ठीक है, ये बात तो हम लोगों को पता ही है. तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है डिस्कवरिंग ट्यूट और ये A.R. विलियम्स ने लिखा है. एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितना ज़्यादा इसे इंटरैक्टिव बना सकूँ उतना ज़्यादा मैं आपको इंटरेस्टिंगली ये समझा सकूँ. सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा एक सुपर रिविजन बैच चल रहा है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. ये वाला जो बैच है दिस इज़ फॉर क्लास 11th जिस बैच का आप अभी वीडियो देख रहे हैं. ये बैच जो है इसके अंदर आपको प्रिया जैन मैम अकाउंट्स पढ़ाएंगे, निकिता भंडारी मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएंगे गिरीश अग्रवाल सर. एक और बैच हमारा चल रहा है फॉर क्लास 12th. बहुत सारे बच्चे हो सकता है बाय मिस्टेक यहाँ आ गए हो या कुछ भी ऐसा. तो ये आपके 12th के लिए है एंड ये रहे आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स इस बैच के. Now, with that being said, one thing that's very important is that if you want, you can also consider taking Plus subscription. And yeah, I will be your educator for English there, so you can just go ahead and buy yourself a Plus subscription. It's really very economical. You get all these amazing facilities when you take Plus subscription, and yeah. So that's there. If you want, you can also consider taking Iconic subscription. It has beautiful features, and it has one feature that is blow your mind away, which is you'll get a personal mentor for yourself. So that's there. We have we have amazing batches for every subject or every stream coming on. Like we have new batches, crash batches, revision batches. Also please note that we have a creative corner made especially for you guys so that you can ace your hobbies there, but it is complimentary till 22nd of November. So if you're planning to take Plus, just do that right now. Okay, so this is my code, which is SDC Live. You can get 10% discount if you wish to join Plus with this code. तो आप इस कोड के साथ 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं. SDC लाइव कोड है कैपिटल्स में विदाउट एनी स्पेस और ये इसका फी स्ट्रक्चर रहेगा. या सो बेसिकली ये पूरा मैंने आपको बता दिया. अभी इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको कुछ एक चीज़ें समझाना चाहती हूँ सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले चैप्टर का. चैप्टर कैन बी रियली बोरिंग लिटरली एंड इट हैज़ ऑल द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू. अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे साथ ये चैप्टर एकदम बिगनिंग से पढ़ा हुआ है. दे हैव स्टडीड दिस चैप्टर विद मी ऑन स्पेशल एंड प्लस एंड एवरीवेयर. सो आई नो कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यू विल बी लाइक अरे मैम. तो लेट्स स्टार्ट विथ समरी सबसे पहले. ओके, ऑलराइट, व्हाट्स रॉन्ग? या सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी. सबसे पहले तो मैं आपको आपके लिए पूरे चैप्टर को इस तरीके से समराइज करूंगी कि जो मेरे बच्चे यहाँ पे सिर्फ एक क्विक रिवीजन लेने के लिए आए हैं वो फटाफट से पहले अच्छे से उसे समझ लें और एक क्विक रिवीजन उन्हें मिल जाए. और जो मेरे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इसे पढ़ रहे हैं या एक्सप्लेनेशन से पढ़ना चाहते हैं, डोंट वरी, आई गॉट यू कवर्ड. एंड उसके लिए हमारा NCERT से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी है. सो दैट्स देयर गाइज. नाउ सबसे पहले तो समरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए, मैं आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पे पहले बताना चाहती हूँ और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एक जो वर्ड है विच इज़ ट्यूट.
जिसको मैं ट्यूट बोलती हूँ, दैट्स माई काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज व्हेन आई सी इनका जो पूरा नाम था दैट वाज ट्यूटन खामून एंड ट्यूटन यू नो बिसिंग, तो वो उसमें ट्यूट आता है, सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट, सो बेसिकली दैट्स व्हाई आई कॉल this tute. A lot of times people definitely call it by tut, tut ऐसे, तो आई कॉल इट ट्यूट, सो प्लीज बेयर विथ मी. यस, तो ये जो समरी है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये समरी है किसके बारे में और ये चैप्टर किसके बारे में है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चैप्टर ट्यूट के बारे में है, जो कि एक किंग थे इजिप्ट के. नाउ ये जो किंग थे, ये ही बिकेम किंग व्हेन ही वाज जस्ट 11 ईयर ओल्ड गाइस. वो केवल 11 साल के थे और उस टाइम पे वो किंग बन गए थे. ही वाज जस्ट 11 एंड ही बिकेम किंग. इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं. वी हैव ट्यूटन खामुन एंड देन वी हैव ट्यूटन खाटिन. Tutankhaten. I'm really sorry if I'm pronouncing it wrong. I'm really bad with names. So that's there. So Tutankhamun and Tutankhaten, उनका नाम और भी उन्हें बुलाया जाता है. जब आप ये सुन रहे हो ट्यूटनखामुन, खातिन, तो इसमें पीछे जो वर्ड्स आ रहे हैं आमुन और एटिन, इनका एक्चुअली मीनिंग है. तो बेसिकली ट्यूट के 3 नाम थे, ट्यूटनखामुन, एटिन. या सो ये जो खामून के पीछे आमुन है और एटिन है, इनका खुद का एक अच्छा अपना मीनिंग है. सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट. बिफोर आई टेल यू दैट, लेट मी जस्ट टेल यू कि ट्यूट जो है, ही वॉज बॉर्न इन 1341 BC एंड ही डाइड इन 1321 BC. ये जो आपको लग रहा होगा कि मैम वो पैदा हुए 1341 में और वो मरे 1321 में, ऐसा कैसे हुआ? BC उल्टा चलता है इफ़ यू नो. तो वो है. अब अगर अपन बात करें कि आमुन और आटिन का मतलब क्या है, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आमुन एंड आटिन, जो ट्यूटन खामुन और ट्यूटन खाटिन ऐसे करके जो है, तो जो आमुन है वो एक्चुअली इजिप्शियन गॉड है सन और एयर के. आपको पता है इंडिया में भी हम लोग इतने सारे हर एक चीज़ के, फायर के गॉड है, एयर के गॉड है, इस तरीके से बाहर भी होता है, उनकी अलग तरीके की वो वर्शिप करते हैं. तो वहाँ पे जो गॉड हैं एयर और सन के, उन्हें हम आमुन बोलते हैं. और वहाँ पे एक है एटिन. एटिन जो है वो डिस्क है ऑफ द सन, तो वो भी, उनको भी वर्शिप किया जाता है. तो ही इज देयर फॉर जस्ट सन एंड आमुन इज फॉर द सन एंड एयर बोथ. सो दैट्स देयर. नाउ यहाँ पे ये जो ट्यूट है, इनका नाम है पैरा. सो पैरवा, वी कैन कॉल इट दैट वे ऑल्सो. इसका मतलब होता है इजिप्ट में जब हम किसी को किंग, जो किंग है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी कॉल हिम और हर लाइक हिम. एंड जो भी दूसरे भी कोई अगर है, जैसे कोई विमेन भी है, तो हम लोग उनको पैरवा बोलते हैं. यूजुअली मेल्स के लिए यूज़ होता है. सो दैट्स द बेसिक थिंग. तो ये है हमारा बैकग्राउंड पूरे चैप्टर का, कि ट्यूट जो है वो ऐसे है, लाइक ये हमने इसमें पढ़ना है. तो अभी यहाँ पे आपको इनके बारे में पता चलेगा. अभी मैं फटाफट से आपको यहाँ पे पूरा जो भी चीज़ है समरी के थ्रू समझा देती हूँ, जिसकी वजह से आपको आसानी होगी अगर आप पूरे चैप्टर को अंडर 10 मिनट्स कंप्लीट करना चाहते हैं. एंड देन इफ़ यू वांट टू गेट द एक्सप्लेनेशन, यू कैन ऑलवेज डू दैट. सो वी हैव डिस्कवरिंग ट्यूट जो है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको ट्यूटन खामुन की लाइफ के बारे में पता चलेगा. वो लास्ट पावरफुल किंग थे, पूरे मतलब लास्ट किंग थे अपनी पूरी डायनेस्टी के. तो अपने डायनेस्टी के लास्ट किंग थे, इजिप्शियन किंग थे. वो एक टीनेजर थे जब उनकी डेथ हुई. लाइक ही वाज जस्ट अ टीनेजर जब उनकी डेथ हो गई थी. और उनकी डेथ लिटरली बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, क्योंकि किसी को पता नहीं चला कि हाउ ही डाइड, वो मरे कैसे एक्चुअली. और सब लोगों ने ऐसा सोचा, बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि उनका एक्चुअली मर्डर किया गया है. और क्योंकि मिस्टीरियस था, नोबडी न्यू के एक्चुअल रीज़न क्या था उनके डेथ का. वो इजिप्ट में उन्होंने इजिप्ट में रूल किया गया था. और उन्होंने उनके एम्पायर का अगर अपन बात करें, उनकी पूरी डायनेस्टी का अगर अपन बात करें, तो बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी. एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों ने रूल किया था. अभी ये चैप्टर हमें कहाँ से पिक करना है, ये तो हमें पता चल गया कि ट्यूट कैसे हैं, क्या है, और उनकी हिस्ट्री के बारे में. बट ये चैप्टर हमें पिक कहाँ से करना है वो इम्पॉर्टेंट है. तो इस चैप्टर के अंदर आपको पता चलेगा कि लाइक द चैप्टर इट डील्स विद द डिस्कवरी.
जो उनकी हुई थी, लाइक उनके टूम की हुई थी, बिकॉज एवरीबडी जस्ट लाइक यू एंड मी, एवरीबडी वॉज स्टन्ड बाय दिस थिंग कि यार इनकी डेथ हुई कैसे थी एक्चुअली, एवरीबडी वांटेड टू नो। तो आपको या इस चैप्टर के लिए यू नीड टू रिमेंबर द डेट्स, ऑलराइट, यू नीड टू रिमेंबर द ईयर एंड स्टफ। तो 1922 में उनके टूम को डिस्कवर किया था हावर्ड कार्टर ने। किसने डिस्कवर किया था? हावर्ड कार्टर ने। सो 1922 में ही डिस्कवर्ड हिज टूम, ट्यूट के टूम को उन्होंने डिस्कवर किया था। हावर्ड कार्टर जो थे वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, व्हाट इज आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट आर दोज पीपल जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं पुरानी चीज़ों को देखने में, मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में, बेसिकली दैट्स व्हाट वी नीड टू नो। सो वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। After 80 years, he was taken from his resting place for CT scan, which offers to solve the mystery of his life and death by creating a forensic reconstruction. Now, 1922 में कार्टर उन्होंने बाहर निकाला था, और कुछ 80 साल बाद उन्हें एक्चुअली एक सिटी स्कैन के लिए लेके गए थे लोग, ताकि से उनकी मिस्ट्री के बारे में पता चले, बिकॉज एवरीबडी वॉज क्यूरियस कि वो मरे कैसे एक्चुअली। तो दैट वॉज देयर। अगर हम देखें तो ट्यूट के जो फादर थे या ग्रैंडफादर थे, जिनका नाम था एमेनहोटेप थर्ड, वो बहुत ही पावरफुल किंग थे, और उन्होंने कुछ 40 इयर्स तक रूल किया था। और उनके ग्रैंडफादर के जो सन थे, दैट इज एमेनहोटेप फोर्थ, उन्होंने एक्चुअली उनको लाइक ओवरथ्रोन किया, और उन्होंने लाइक ही वाज द पर्सन जिनको वो थ्रोन मिला उनकी डेथ के बाद में। वो सबसे ज़्यादा अजीब तरीके के किंग थे पूरी हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली एमेनहोटेप थर्ड जो आमुन को वर्शिप करते थे, उनके बेटों ने टोटली ऑपोजिट किया। उनके बेटे ने जो एमेनहोटेप फोर्थ थे, उन्होंने टोटली ऑपोजिट किया। उन्होंने वर्शिप प्रमोट किया एटिन का मतलब सन डिस्क का। तो उन्होंने, जो उनके पापा थे, ट्यूट के ग्रैंडफादर थे, वो एमुन को प्रे करते थे, वर्शिप करते थे, और ट्यूट के जो पापा थे वो एटिन को प्रे करते थे, एटिन को वर्शिप किया करते थे। ठीक है। ही चेंज्ड हिज नेम टू अखैंटिन। उन्होंने नाम भी अपना बदल लिया, और उन्होंने अपना नाम रख लिया कि उनका नाम है अखैंटिन, मतलब एटिन का सर्वेंट। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ एक चीज़ें याद रखनी पड़ेगी जो उन्होंने की थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी ये चीज़ें। क्या क्या उन्होंने किया? उन्होंने रिलीजियस कैपिटल जो है थीब्स से चेंज कर दिया अखैंटिन को। अखैंटिन एक सिटी था, थीब्स से उनका रिलीजियस कैपिटल चेंज हो गया, अखैंटिन बन गया, जिसको आप अभी अमारना बोलते हैं। उसके बाद में उन्होंने एमुन को अटैक किया, जो गॉड थे, उनकी इमेजेस को स्मैश कर दिया, टेम्पल्स क्लोज डाउन कर दिए, एंड डेफिनेटली बहुत बुरी चीज़ ये थी उन्होंने जो की। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपना नाम बदला। दूसरा, उन्होंने जो कैपिटल था, रिलीजियस कैपिटल था, उसका नाम बदला, उसको चेंज कर दिया, अखैंटिन रख दिया, जो अभी आपको अमारना के नाम से बहुत पॉपुलर है। फिर उन्होंने अटैक किया आमुन को, जो कि गॉड थे, उनकी पिक्चर्स तोड़ दी, उनके टेम्पल को एकदम से बंद करवा दिया। ये सब कुछ उन्होंने किया। लोगों को काफ़ी अजीब सा लग रहा था इस बारे में, बिकॉज नोबडी ये किसी को पता नहीं था, किसी को लग नहीं रहा था कि ऐसा कभी भी इनकी फैमिली से कोई करेगा। फिर इसके बाद में एक बड़ा ही मिस्टीरियस रूलर जो था वो कुछ टाइम के लिए आया, और एकदम से वो डिसअपियर भी हो गए। उनका इतना बड़ा रोल नहीं है हिस्ट्री में, बिकॉज वो बहुत कम टाइम के लिए आए थे। डोंट वरी, आई विल गिव यू द डिटेल ऑफ इट इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट। दिस इज द समरी पार्ट दैट्स गोइंग ऑन। सो उन्होंने सक्सीड किया। जब उनकी डेथ हो गई तो अब पिक्चर में आते हैं हमारे ट्यूटनखामुन। अब ट्यूटनखामुन जो है, जिनको हम ट्यूट भी बोलते हैं, जिन्हें आप टट टुट ऐसे भी जानते हैं, मैं ट्यूट बोलती हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। He sat on the throne and ruled for 9 years. So he was of 11 years, like वो 11 साल के थे जब वो किंग बने थे, और उन्होंने कुछ 9 साल तक रूल किया था। तो आपने, जैसे मैंने आपको जब बर्थ भी बताया था उनका, तो उसमें भी 20 ईयर्स का डिफरेंस था। तो ही एक्चुअली लिव्ड फॉर 20 ईयर्स। वो केवल 20 साल के लिए जिए थे। 11 साल के वो थे जब वो किंग बने, और जब वो मरे तब वो 20 साल के थे। ये कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि उन्होंने 9 साल तक रूल किया था।
इसके बाद में ही वर्शिप द गॉड आमुन इन दी ओल्ड वेज, हाउएवर ही डाइड मिस्टीरियसली। और वो आमुन को वर्शिप करते थे। आमुन कौन? जिनको उनके ग्रैंडफादर वर्शिप किया करते थे, वो नहीं जिनको उनके पापा वर्शिप करते थे। ट्यूट के ग्रैंडफादर किसे वर्शिप किया करते थे? आमुन को। ट्यूट के फादर किसे वर्शिप किया करते थे? एटिन को। ट्यूट किनको वर्शिप किया? आमुन को। तो इसीलिए उन्होंने अपना नाम ट्यूटन खामुन रखा, आमुन पीछे रखा, क्योंकि वो उनके गॉड जो थे वो मानते थे आमुन है। और बहुत सारे लोग ये भी माना करते थे कि ट्यूटन खामुन लिटरली ऑलमोस्ट आमुन जैसे ही हैं। इसके बाद में हम इस चैप्टर में कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि जब उनकी मिस्टीरियसली डेथ हो गई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मोर्न किया, और साथ ही साथ उन्हें ममीफाई किया गया और उनकी बॉडी को ममीफाई किया गया। और जब उनको डिस्कवर किया गया था तो वो बहुत सारे गोल्ड और वेल्थ, बहुत सारे एवरीडे आइटम्स के साथ उन्हें दफनाया गया था, जैसे ब्रोंज, रेजर, गेम्स, क्लोथ्स, केसेस ऑफ फूड, वाइन, इन सारी चीज़ों के साथ उन्हें दफनाया गया था। कार्टर ने उन्हें बहुत साल ढूंढा, और बहुत साल ढूंढने के बाद फाइनली जब वो उन्हें मिले तो उन्होंने रिसर्च करना चालू किया उनके ट्रेजर्स पे, और उन्होंने डिसाइड किया कि इज़ गोइंग टू इन्वेस्टिगेट हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। सो ही हैड ऑल दीज लेयर्ड कॉफिन्स गोइंग ऑन, और उन्होंने सोचा कि इन 3 नेस्टेड कॉफिन्स को वो सर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। सम पार्ट्स ऑफ ट्यूट्स ट्रेजर्स इन द टूम वर ऑलरेडी लूटेड। कुछ कुछ पार्ट्स जो थे उनके टूम के वो ऑलरेडी लूट लिए गए थे, लोग ने ऑलरेडी चुरा लिया था। उनका जो टूम था वो इट वाज रॉक कट, कुछ 26 फीट अंडरग्राउंड था, और बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग हो रखी थी। उनका जो आउटर कॉफिन था, ऑन द आउटर कॉफिन ट्यूट्स फेस, इट वाज ऑल ग्लिडेड, इट वाज ऑल गोल्डन। उनका जो पहला कॉफिन था, जैसे मैंने आपको बताया लेयर्ड कॉफिन्स थे, तो उन लेयर्ड कॉफिन्स में जो पहला कॉफिन था उन्होंने देखा कि उसके अंदर उन्हें बड़ी अजीब सी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स। तो ये बड़े ही अच्छे से उनको दफनाया गया था। इनके जो भी रिचुअल्स थे कि उन्हें क्या माला पहनाई जाए, गार्लैंड मतलब माला, तो बोला क्या माला पहनाई जाए, वो सारी चीज़ों के साथ उन्हें दफनाया गया। ये सारी चीज़ें ये बताती है कि वो मंथ्स ऑफ मार्च या अप्रैल में ज़रूर उनकी डेथ हुई होगी, बिकॉज़ ये सारी जो चीज़ें उनके साथ दफनाई गई थी वो उसी टाइम पे अवेलेबल होती है। इसके बाद में द थर्ड एंड द फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल। ठीक है, अभी इसके बाद में उन्होंने बाकी सारी चीज़ें ठीक थी, जैसे वो तीसरे कॉफिन तक आए वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। The resin used to cement tube to the bottom of the solid gold coffin was hardened enough, making it impossible to move. इन लोगों की एक रिचुअल होता है, और वो रिचुअल होता है रेजिन का। नाउ रेजिन क्या होता है? रेजिन एक ऐसा मटेरियल होता है, बड़ा ही चिपचिपा मटेरियल होता है, जिसके साथ बॉडी को ममीफाई किया जाता है। तो ट्यूट के साथ भी उस बॉडी को दफनाया गया था। एंड ट्यूट के पास, मतलब ट्यूट की बॉडी उस रेजिन की वजह से, उस चिपचिपे सब्सटेंस की वजह से एकदम से सीमेंट हो गई थी, एकदम से जम गई थी कॉफिन के साथ में, गोल्डन कॉफिन के साथ में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेके और उस कॉफिन को सन में रख दिया, एकदम भयंकर धूप में रख दिया। एंड ही थॉट कि ये जो कॉफिन है ये इतने सारे घंटों तक जब धूप में रहेगा तो डेफिनेटली थोड़े से रेजिन जो हैं थोड़ा सा कम होगा, पतला होगा, और वो उनको निकाल पाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, धूप में रखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो हल्का नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिमूव कर दिया रेजिन्स को चिज़ेल और हैमर के उससे। तो उन्होंने एक्चुअली इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था ट्यूट को। कार्टर को लगा कि उनके पास कोई एक और चॉइस नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था, उन्होंने हमेशा इस बात को जस्टिफाई किया, बोला कि अगर बाय चांस मैं ये नहीं करता तो कोई और चोर वगैरह डेफिनेटली यही करता, क्योंकि उन्हें मम्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, उन्हें केवल इन गोल्ड वगैरह इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता। तो उन्होंने इस चीज़ से जस्टिफाई किया, उन्होंने लिम्ब बाय लिम्ब करके और सारे जो उनके पार्ट्स थे वो निकाल दिए, और उन्होंने उनका हेड हटाया, फिर सारे जॉइंट्स हटाए, और फिर सारे बॉडी पार्ट्स हटाने के बाद में उन्होंने उनको सैंड पे रख दिया, और फाइनली वुडन बॉक्स में डाल दिया, और उसको ओरिजिनल प्लेस पे डाल दिया, ताकि से उसकी डिस्कवरी काफ़ी आसानी से हो सके और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजीली समझ में आ सके। 1968 में जो मम्मी थी उसको एक्सरे किया गया। एक एनाटॉमी प्रोफेसर जो थे उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब से फैक्ट्स को रिवील किया, जैसे कि उनकी ब्रेस्ट बोन जो थी, उनके फ्रंट रिब्स जो थे वो मिसिंग थे।
जो कि लोग बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि हावर्ड कार्टर की वजह से हुआ था, बिकॉज ही एक्चुअली डिड समथिंग विद द ममी, और उन्होंने ममी को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेटर ऑन जनवरी 5, 2009 ट्यूट को सिटी स्कैन के लिए लेके गए। उनके बहुत सारे एक्सरेज लिए गए, 3 डायमेंशनल इमेजेस ली गई, नाइट ऑफ द लाइक पूरा अच्छे से उनको स्कैन किया गया। एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे थी वो ये था कि लोगों का ये मानना था, और उनकी बॉडी पे ऐसा लोग मानते हैं कि लिखा हुआ था, और लोगों का ये पर्सनली मानना था कि जो भी ट्यूटन खामुन को, जो उनका किंग है, ट्यूट है, उसको छेड़ेगा, उसके ऊपर बैड लक आएगा, जो किंग है उसका कर्स आएगा, और उससे उसको बहुत मुश्किल होने वाली है और वो शायद मर जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था, और बेसिकली जब ये सिटी स्कैन के लिए लेके जाया गया तब डेफिनेटली ऐसा हुआ था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की स्कैनर के थ्रू पूरा सिटी स्कैन करने का, बट हुआ नहीं, बीच में वो प्रोसीजर रुक गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ज़रूर ये कर्स ने ही रोका है। कुछ स्पेयर फैन्स और ये सारी चीज़ों को यूज़ करके फाइनली स्कैनर चालू हुआ, और ये प्रूव हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ 3 घंटे लगे थे पूरे सिटी स्कैन करने के लिए, और फाइनली उनकी बॉडी को वापस से टूम में ले जाया गया, और इट वॉज ऑल इन पीस। सो दैट वॉज देयर. So guys, what I just told you was the summary, and it will help you अगर आप by chance पहली बार नहीं और बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, तो it will definitely help you. Stay back if you want to learn this lesson in detail, and if you want to just figure out everything, every aspect, because the summary must have missed something because it is summary, so you can do that. Also, I must tell you कि comments are off because I don't want to break the flow of the narrative. If you have any doubts whatsoever, you can join me on Monday at 5 p.m. and we have a doubt session right there, exclusively made for you guys, so that you can always come and discuss your doubts there. मूविंग ऑन, सो अभी ट्यूट जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के थ्रू भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में जिक्र नहीं हुआ है समरी में, बिकॉज इट इज़ अ समरी। तो अभी हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो whoever wanted the summary got the summary. Now whoever wants explanation, please stay back. So he was just a teenager when he died, the last heir of the powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tude has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of a boyish Parwa, that means the king. सो बेसिकली यहाँ पे एन के थ्रू हमने जो देखा वो ये है कि वो टीनेजर थे जब वो उनकी डेथ हुई, और वो लास्ट एयर थे अपने पूरी फैमिली के। 1922 में जब उन्हें डिस्कवर किया गया, उनके टूम को फाइनली डिस्कवर किया गया, तो पता चला कि या फिर उसके पीछे बहुत सारे रीजंस ये थे कि बहुत लोगों का ये मानना था कि उनकी डेथ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस डेथ है, और उनकी डेथ जो है उसकी सबसे मेजर पॉसिबिलिटी लोगों को ये लगती थी कि ज़रूर उनका मर्डर किया गया था। अब फाइनली ट्यूट की बॉडी को उनके टूम से निकाल के और कुछ 80 साल बाद ले जाया जा रहा है एक सिटी स्कैन के लिए, ताकि से ये पता लगाया जा सके कि उनकी डेथ एक्चुअली हुई कैसे, और उनका रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उनकी पूरी बॉडी का। वो बॉय थे व्हेन ही डाइड, एक्चुअली ही वाज जस्ट 20 आई गेस, लाइक दैट्स व्हाट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द डेटा दैट्स गिवन. So he was all reconstructed so that they can think about कि क्या क्या actually हुआ होगा and how he must have died. This is the explanation for you guys. You can always take help of the explanation part. So you can take a screenshot. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in the cassid grey. It was 6 p.m. on 5th January 2005.
The world's most famous mummy glided head first into the CT scanner brought here to probe का मतलब होता है investigate करना the lingering medical mysteries of this little understood younger ruler who died more than 3,300 years ago. तो बोला कि यहाँ पे अकॉर्डिंग लाइक आई एम जस्ट रीडिंग आउट दी एनसीईआरटी फॉर यू। इट सेज कि एकदम से बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लग गई जब ट्यूट को उनकी जगह से उठाया गया जहाँ पे उन्हें दफनाया गया था, और वो जगह थी वैली ऑफ किंग्स जहाँ पे किंग्स को दफनाते थे। एकदम से बहुत सारे क्लाउड्स आ गए एंड पूरा जो डेजर्ट का स्काई था एकदम से ग्रे हो गया एंड इट वाज ऑल वेरी हॉरिफाइंग। इट वाज जस्ट लाइक वी आर वाचिंग हॉरर मूवी। सो अभी यहाँ पे फाइनली सबसे पहला बाय द वे जिस भी मम्मी का सिटी स्कैन किया होगा वो ट्यूट की ही मम्मी थी। बहुत फेमस थे वो उनकी मिस्टीरियस डेथ की वजह से। तो उनकी जो डेथ की मिस्ट्रीज थी जो लोग बोला करते थे उनको टू पुट देम असाइड ये सिटी स्कैन किया जा रहा था, और एक ऐसे इंसान का सिटी स्कैन किया जा रहा था जो 3,300 साल पहले मरा था। Again, this is the explanation for you guys that you can take screenshot of. All afternoon, the usual line of tourists from round the world had descended into the cramped, rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. They gazed at the murals on the walls. Now, murals are the paintings that are there on the wall. So, उनको जब दफनाया गया था, उनकी जिस जगह पे उन्हें दफनाया गया था वहाँ पे बहुत शांति थी. It was almost 26 feet underground so that he can always rest in peace there, because उन लोगों का ये मानना था कि हर एक इंसान की एक आफ्टर लाइफ होती है, तो डेथ एक स्लीप है जिसके बाद में यू हैव आफ्टर लाइफ एंड आफ्टर लाइफ एक्चुअली। सो वहाँ पे उन्हें बहुत नीचे अच्छे से गहराई में दफनाया गया, और साइड में हर जगह वॉल पे पेंटिंग थी सो दैट ही कैन ऑलवेज फील leisurely pleasure. So that was there. Now yeah, they gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tute's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitor read from the guidebooks in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering Tute's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if Parva's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से डिस्कशंस कर रहे थे, कुछ गाइड बुक्स में से पढ़ रहे थे, कुछ आपस में विस्पर करके बोल रहे थे, एंड दे वर लाइक ओ माय गॉड, वाओ हाउ ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल गोल्ड कॉफिन है, एंड दे वर ऑल टॉकिंग अबाउट इट। और सबसे ज़्यादा चीज़ जिसके बारे में वो बात कर रहे थे वॉज द पैरुआस कर्स। सो पैरुआस कर्स वॉज द किंग्स कर्स, जो कि ये बोला जाता था कि अगर किंग को डिस्टर्ब किया गया तो डेथ या मिसफॉर्च्यून आपके ऊपर आएगा। तो बेसिकली दैट वाज द इंटायर कर्स, और सब लोग बात कर रहे थे वाज दैट रियली ट्रू, क्या सच में ऐसा है, क्या सच में अगर हम इन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे ऊपर पैरोआ का कर्स आएगा, किंग का कर्स आएगा। सो दैट वाज एवरीबडी लाइक दैट वाज द थिंग एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920, said Zahi Hawass, the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiques, as he leaned over the body फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। तो यहाँ पे जो हमारे ज़ाही आवाज़ हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, और बोला कि मम्मी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कार्टर ने जो किया था 1920s में उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली अभी भी मम्मी पे देखा जा रहा है। तो जब वो ऐसे थोड़ा सा झुके एंड ही सॉ मम्मी, बोला ओके मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड ज़ाही आवाज़ जो है वो एक्चुअली सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स के। नाउ अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ओके हु वाज हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर एक्चुअली उनका पूरा नाम है हावर्ड कार्टर। वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि 1922 में, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर किया था ट्यूट के टूम को बहुत ज़्यादा सर्चिंग करने के बाद में।
Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. मतलब उनकी contents अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं था कि कुछ इधर उधर था. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Paroa's legend. Stunning artifacts are in gold, their eternal brilliance, meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. But Tute was also buried with everyday things he'd want in the afterlife. Board games, bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. सो अभी यहाँ पे इफ़ यू वुड सी इट वाज सो ब्यूटीफुल. पूरे गोल्ड आर्टिफैक्ट्स में उनको दफनाया गया था. इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ इट वाज ऑल लाइवली. इट वाज मेड फॉर हिज लाइफ एज इफ ही वुड बी रेस्टिंग देयर. और सिर्फ ये गोल्ड ही नहीं था जिसके साथ में ट्यूट को दफनाया गया था. बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी जो एवरीडे लाइफ की उनके साथ दफनाई गई थी बिकॉज पीपल बिलीव्ड कि ट्यूट जो है उनकी एक लाइफ आफ्टर लाइफ होने वाली है एंड ही वुड नीड ऑल दीज थिंग्स फॉर हिज आफ्टर लाइफ. और चीज़ें देखो आप, बोर्ड गेम्स, bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine, all of that, इनके साथ उन्हें दफनाया गया था. तो अब लोगों का वहाँ पे ये मानना था कि डेथ के बाद में भी एक लाइफ होती है और वो चाहते थे कि ट्यूट की लाइफ काफ़ी इजी हो. इसकी वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सबके साथ उनको दफनाया गया. After months of carefully recording the Paroa's funerary treasure, Carter began investigating his three nested coffins. कुछ months तक उन्होंने रिकॉर्ड किए उनके पूरा जो फ्यूनरल पे उनके जो ट्रेजर्स थे उनको. एंड आफ्टर एक्चुअली केयरफुली रिकॉर्डिंग ऑल दी ट्रेजर्स, कार्टर एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करने लगे कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ को, विच वॉज द थ्री नेस्टेड कॉफिन्स. सो दीज वर दी थ्री नेस्टेड कॉफिन्स. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves and celery, lotus petals, cornflowers, the faded evidence of burial in March or April. तो वो जो नेस्ट बना हुआ था उनमें से पहला नेस्ट जब उन्होंने खोला तो एक श्राउड का मतलब होता है कफन. उनको कफन पहनाया हुआ था जिसके अंदर आपको गार्लेंड्स देखने को मिलेंगे, विलो के, ऑलिव लीव्स के, सिलरी लोटस पेटल्स के, कॉर्नफ्लावर्स के, जो कि ये बताते हैं कि ज़रूर उनका बैरियल जो हुआ होगा वो मार्च या अप्रैल में हुआ होगा. फाइनली जब वो मम्मी तक पहुँचे, सब कुछ खोलते व्हेन ही रीच टू द मम्मी फाइनली, तो उनको पता चला कि ही इज़ इन ट्रबल, वो एक ट्रबल में है. एंड व्हाट वाज द ट्रबल? जो रिचुअल रेजन्स थे वो हार्ड हो चुके थे ना. व्हाट आर रिचुअल रेजन्स? एक्चुअली एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जिसके साथ ममीफाई करने के लिए बॉडी को दफनाया जाता है. तो वो रेजिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था जिसकी वजह से ट्यूब जो है वो कॉफिन के गोल्ड तक एकदम चिपक गए थे. वो एकदम से सीमेंटेड हो गए थे, अटैच हो गए थे उसके साथ. No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later. Later, what was to be done? जब कार्टर से लोगों ने पूछा कि आपने क्यों किया ऐसा, आपको अभी पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया. तो उन्होंने बोला कि कोई भी एफर्ट में लगाता तो भी ट्यूट की बॉडी वहाँ से नहीं निकल पाती. वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी. मैं और क्या करता ट्यूट की बॉडी को रिमूव करने के लिए. तो कार्टर ने क्या किया, ऐसा क्या किया जो लोग उन्हें क्वेश्चन करते हैं इस पे. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resin. यहाँ पे सन जो है इजिप्ट में बहुत ज़्यादा होता है, लाइक उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है. और कार्टर ने इसी हीट का इस्तेमाल किया और उन्होंने जो ट्यूटन खामून की पूरा वो जो वो था कॉफिन था वो बाहर धूप में रख दिया. For several hours, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. तो अभी पता नहीं कितने सारे घंटों तक उन्होंने बाहर इतनी कड़ी धूप में 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में उस पूरे कॉफिन्स को छोड़ दिया. उन्हें लगा कि हो सकता है वो थोड़े से हल्के पड़ जाएं. नथिंग बट कुछ भी नहीं हुआ. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from the beneath the limbs and trunks before it was possible to raise the king's remain. बोला कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे और अगर मुझे कुछ करना भी था तो मुझे रिमूव करना पड़ता
डेफिनेटली मुझे रिमूव करना पड़ता जो हमारे ट्यूब थे उनके बॉडी को, अदरवाइज वो उठ ही नहीं रहे थे वहाँ से, रिमूव ही नहीं हो पा रहे थे। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, और ऑब्वियसली डिफेंस में कार्टर ये बोलते हैं कि मेरे पास एज सच कोई ऑप्शन नहीं था। इफ वी हैडंट कट द ममी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। बोला अगर मैं मम्मी को इस तरीके से नहीं हटाता तो मेरी जगह थीव्स हटा देते, उनको गोल्ड चाहिए था तो वो ज़रूर मतलब मम्मी की ऐसी हालत कर देते कि वो जितना है उतना भी नहीं मिलता। In Tute's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them। ट्यूट के टाइम पे लिटरली जो भी रॉयल खानदान के लोग थे उनके पास इतना पैसा था, इतना पैसा था। और जैसे कि हम लोग अभी बोलते हैं कि कोई भी इंसान अपना पैसा ऊपर नहीं लेके जाता, बट उन लोगों का ये मानना था कि वो इस पैसे को ऊपर लेके जा सकते हैं, अपने साथ लेके जा सकते हैं। एंड दैट्स वाई उन्हें ऐसा लगा कि उन रिचेस को वो अपने साथ लेके जाएंगे। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods। और उनकी जर्नी, उनकी आफ्टर लाइफ बहुत अच्छी हो इस वजह से उन्हें खूब सारी चीज़ों के साथ दफनाया गया था। खूब सारे ऐसी चीज़ों के साथ दफनाया गया था जो कि बड़ी ही ब्यूटीफुल थी, जैसे कि प्रेशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, ceremonial aprons, sandals, sheets for his fingers and toes, and new iconic inner coffin and mask, all of pure gold। So all of which we are talking, ये जितनी भी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली किंग्स पहनते हैं। द कॉलर कम्स हियर, द एम्यूलेट कम्स लाइक दिस। सो नज़र से बचाने के लिए होता है वो। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें उनके साथ दफनाई गई थी और सब कुछ प्योर गोल्ड का था। To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head, severed the nearly every major joint. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage, the bed where Tut now rests। So basically अभी यहाँ पे उन्होंने, अब क्योंकि obviously उन्हें डिटैच करना था, बॉडी को हटाना था, तो उन्होंने लेके और एक एक करके पहले उनका फेस हटाया, फिर धीरे धीरे सारे जॉइंट्स हटाए, और सारे जॉइंट्स को हटाने के बाद में जब वो उनको अच्छे से हटा चुके थे उन्होंने उनको रीअसेंबल किया, एक साथ रखा सैंड पे, और फिर उनको एक वुडन बॉक्स में डाल दिया जो कि एक नया बेड है जहाँ पे ट्यूट अभी रेस्ट करते हैं। दैट्स द न्यू बेड जो कि ट्यूट को मिला। सो दैट वाज देयर। तो अभी यहाँ पे जिस तरीके से उन्हें निकाला गया था, जिस तरीके से उन्हें हटा के और वापस से एक नए बॉक्स में डाला गया था, इट वाज एक्चुअली वेरी हार्मिंग, और काफ़ी ज़्यादा हार्म उससे हो गया था ट्यूट की बॉडी को। Archaeology was changed substantially in intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of death। आर्कियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजी को कोई इंटरेस्ट नहीं था ट्रेजर में, वो ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करने लगे थे अब, कि लाइफ के कुछ फैसेट्स के बारे में, लाइफ के कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ फैसिनेटिंग डिटेल्स के बारे में उन्हें पता चल जाए, कुछ मिस्ट्रीज़ के बारे में उन्हें पता चल जाए। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफेस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और बहुत सारे टूल्स भी डेफिनेटली अभी यूज़ किए जा रहे हैं। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact। कुछ 40 साल बाद में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने उनके ट्यूम से मम्मी को निकाला, और उन्होंने एक बड़ा ही एस्टॉनिशिंग फैक्ट हमारे सामने रखा, विच वॉज कि beneath the resin that cakes his chest, his breast bone and front ribs are missing। उनकी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स जो हैं वो मिसिंग है। उन्होंने ये फैक्ट सामने रखा, बोला ये चीज़ मिसिंग है। गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड, 1922 कार्टर ने बॉडी को निकाला, बॉडी के साथ छेड़छाड़ किया। कुछ सालों बाद 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने बॉडी को निकाला, एक्सरे किया, हमारे सामने कुछ फैक्ट्स रखे कि ब्रेस्ट बोन और जो रिब्स है वो मिसिंग है। अब इसके बाद में आपको ये याद रखना पड़ेगा, यू नीड टू रिमेंबर दिस सीरीज, ऑलराइट। सो उसके बाद में भी कुछ हुआ था, दैट विल नाउ सी। Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography, that is CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create three-dimensional virtual body। तो इतना ज़्यादा एडवांस हमारा टेक्नोलॉजी हो गया है
What more would a CT scan reveal of Tude than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी कि what will happen and what will not happen. People were just thinking about one thing, which was how did he die and how old was he at the time of his death. सबसे बड़े दो क्वेश्चन, उनकी डेथ कैसे हुई और वो कितने साल के थे जब वो मरे. किंग ट्यूट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स. बहुत बड़ा इवेंट था सब लोगों के लिए. ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन. उनकी पूरी खानदान में वो लास्ट थे. एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ द डायनेस्टी. और उनका ये जो फ्यूनरल था उसकी वजह से पूरा डायनेस्टी ख़त्म हो गया था. उसके बाद में उनके बाद में वो ही वॉज द लास्ट किंग. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड आफ्टर मैथ आर अनक्लियर. वो किस तरीके से मरे, उनकी क्या एग्जैक्टली क्या कंडीशन थी, व्हाट वाज हिज एज, एवरीथिंग इज अनक्लियर. पीपल टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स. लोग बहुत सारी बातें उनके बारे में बताते हैं, बट लोग अभी भी जो नहीं बता पाए हैं वो ये है कि वो मरे कैसे. हाउ डिड ही डाई? Amenhotep III, Tute's father or grandfather. Like I would have loved to ask you one question, which is, why is this line like saying Tute's father or grandfather? But the comment section is off, so I would just tell you. जो ट्यूट के पापा हैं या ट्यूट के ग्रैंड पापा हैं वो ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि ट्यूट के वो एक्चुअली ग्रैंड पा थे, वो एक्चुअली उनके ग्रैंड फादर थे. बट लेटर ऑन, जैसे कि मैंने आपको समरी में भी बताया, ट्यूट ने आमुन को प्रेज़ किया, ना कि उनके पापा जिनको प्रेज़ करते थे उनको. उन्होंने आमुन को ही अपना सब कुछ माना था. सो ही एक्चुअली उनका मानना था कि जो उनके ग्रैंडफादर हैं वो उनके ग्रैंडफादर नहीं हैं, वो उनके पापा हैं. एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूट्स फादर और ग्रैंडफादर. So, Tute's father or grandfather was a powerful Parua who ruled for almost 4 decades. कम से कम 40 सालों तक उन्होंने रूल किया था. और बड़े ही पावरफुल पैरुआ थे, बड़े ही पावरफुल किंग थे. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. उनके सन जब उन्हें सक्सीड किया तो उन्होंने एक ऐसा पीरियड स्टार्ट किया जो कि लिटरली आपको कभी नहीं लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट में सोचा होगा. द न्यू पैरुआ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटिन. उन्होंने कुछ 3 चीज़ें की बच्चों. पहली चीज़, उन्होंने एटिन की वर्शिप को प्रमोट किया. एटिन मतलब सन डिस्क, जो कि मैंने आपको बिगिनिंग बताया था, एकदम बिगिनिंग में आपको बताया था. उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया और उन्होंने अपना नाम रख दिया अखेंटेन. अखेंटेन मतलब सर्वेंट ऑफ एटिन. इसके बाद में उन्होंने रिलीजियस कैपिटल जो थी वो रिलीजियस कैपिटल थीप से चेंज करके अखेंटेन कर दी, जिसको अब अमारना बोलते हैं. और उसके बाद में तीसरी चीज़ जो उन्होंने की थी वो ये थी कि उन्होंने एम्यून को अटैक करना चालू कर दिया. एम्यून जो कि ये सन और एयर के देवता थे, उनको अटैक करना चालू कर दिया, उनकी इमेजेस को स्मैश किया, उनके टेम्पल्स को क्लोज डाउन कर दिया. तो ये 3 ऐसी चीज़ें थी जो कि उन्होंने करना चालू किया. It must be have been a horrific time, said Ray Johnson, director of University of Chicago's Research Center in Lusher, the site of ancient Thebes. अब वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ हमारे सामने रखी थी. The family that had ruled for century was coming to an end. The Akhenaten went a little wacky. So people were like, Akhenaten ने जो भी किया, it was not एक्सेप्टेबल. वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था जो उन्होंने किया था. और लोगों को लिटरली अब बुरा लगने लगा था कि उन्होंने किस तरीके से जिसको वो हमेशा से वर्शिप करते थे उनकी इमेजेस को डिस्टॉर्ट किया और एक नए गॉड को इस्टेब्लिश किया. आफ्टर अखेंटेन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मिस्टीरियस रूलर आया था जिनका नाम था सेमेनखरकरे. दैट मीन्स लाइक उनका जो पीरियड था वो पीरियड बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ था इजिप्शियन हिस्ट्री में. इतना ज़्यादा ब्रीफ था कि यू कैन नॉट ट्रेस इट. दैट्स वाई नोबडी टॉक्स अबाउट हिम. इसके बाद में जब उनकी डेथ हो गई तो ट्यूटन खामुन जो थे वेरी यंग, जिनका नाम है ट्यूटन खाटन एक्चुअली, तो ट्यूटन खाटन जो थे उन्होंने थ्रोन लिया, जिनका नाम पड़ा किंग ट्यूट. और आई एम रियली सॉरी इफ यू आर वंडरिंग व्हाई इज मैम कॉलिंग इट ट्यूट, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द टीचर्स कॉल इट टट और टूट. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट या आई कॉल इट ट्यूट, सो रियली एक्सक्यूज मी फॉर दैट.
किंग ट्यूट हैज एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जैसे कि अब उन्हें हम लोग जानते हैं, द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू ट्यूटन खामुन, उन्होंने अपना नाम ट्यूटन खाटन से चेंज कर लिया, नाम रख लिया उन्होंने ट्यूटन खामुन, दैट मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमुन। वो आमुन को वर्शिप करते थे, उनके लिए आमुन लिटरली सब कुछ थे, और उन्होंने उनको रिस्टोर करने की कोशिश की, जैसे कि पहले उनके ग्रैंडपा किया करते थे, जिन्होंने उन्हें जिनको उन्होंने अपना पापा माना था। वो कुछ 9 सालों तक उन्होंने शासन किया और उसके बाद में एकदम से उनकी डेथ हो गई। Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? तो अभी उनका ये सारी चीज़ें देखने के बाद में भी अगर आप देखोगे तो ट्यूटन खामुन, ट्यूटन कैटन कोई एक मम्मी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। देर आर लिटरली मैनी ममीज। हाउ मैनी? नो वन नोज, किसी को पता नहीं है। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003 was recorded almost 600 so far and is still counting. So according to the report like which was there in 2003, there was 600 mummies so far, and उसके बाद में तो अभी हम 2020 में आ गए हैं, तो वी हैव अमेजिंग नंबर्स ऑफ ममी। नेक्स्ट फेज अब क्या हुआ, अब लोग ममीज़ को स्कैन करने लग गए, और एक सिटी स्कैन के लिए मशीन जो थी, जो कि स्पेशली डोनेट किया गया था नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी ने, जो कि उनके मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने डोनेट किया था ताकि हम उन लोगों को किंग ट्यूट के बारे में पता चले। और किंग ट्यूट एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट ममीज थे जिनको स्कैन किया गया। उनकी डेथ के बारे में लोग इतने एक्साइटेड थे, लोगों को लिटरली जानना था कि उनकी डेथ हुई तो हुई कैसे, और वो कितने साल के थे जब वो मरे, तो इसीलिए सिटी स्कैन की मशीन डोनेट की गई। सिटी स्कैन की मशीन ने उनको लाइक हेड टू टो स्कैन किया, एंड कुछ 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस निकाली गई। ट्यूट के हेड की इमेज निकाली गई, एंड देन वी हैव ऑल दी बॉडी पार्ट्स, उनकी भी इमेजेस निकाली गई। With Tute's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that winged goddesses of glided burial shrine protected for so long. And yes, all this was literally a mystery. People were literally talking about it, और वो लोग यही जानना चाहते थे कि actually हुआ तो हुआ क्या, और किस तरीके से उनकी डेथ हुई। The night of the scan, workman carried Tut from the tomb in his box. A night जिस वक्त उनको स्कैन करना था, वर्कमैन ने एक्चुअली उन्हें उनके बॉक्स से निकाला, वहाँ से उनको कैरी किया। Like pallbearers, they climbed a ramp and flight of stairs into the swirling sand outside, then rose off a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of sand in the cooler fan. Cause of Paroa, the curse of the Paroa, joked a guard nervously. सो बेसिकली 20 मिनट्स, अभी तो पूरा स्कैनिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ था, इतने में कुछ 2 लोग आए और वो प्लास्टिक के फैंस लेके गए, और जो इतनी $1 million लाइक इतनी बहुत महंगी जो स्कैनर थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि उसके कूलर फैन में सैंड चली गई थी, जबकि लोग वहाँ पे आसपास के, और गार्ड जो बोल रहा था वो ये बोल रहा था, सी द कर्स ऑफ द पैरवा, कोई भी उसको परेशान करेगा तो ऐसा ही होगा। Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. Eventually, definitely, उनके जो बाकी के ये जो fans वो लेके आए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, and it could work better. After checking that no data had been lost, the technician turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. Finally, उनका CT scan हुआ, वापस से workman को उन्होंने Tut को सौंप दिया और बोला कि जाके आप वापस उन्हें रख दीजिए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the Pharaoh again rested in peace where the funerary priest had led him so long ago. कुछ 3 घंटे से भी कम समय में उनका पूरा ये जो CT स्कैन प्रोसीजर था ये हो गया, और इतने कम टाइम में उनका ये जो प्रोसीजर हुआ था ये काफ़ी ज़्यादा अस्टॉनिशिंग था लोगों के लिए। नाउ फाइनली ट्यूट वापस से उसी जगह पे चले गए थे जहाँ पे उनको सुलाया गया था, प्रीस्ट ने सुलाया था उनके फ्यूनरल के टाइम।
Back in the trailer, a technician pulled up astonishing image of Tute on a computer screen. एक technician ने एक बहुत ही beautiful image निकाली Tute की. A grey head took shape from a scattering of pixel, and the technician spun and tilted in it every direction. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. I'm sorry. Other images revealed a hand, several views of rib cage, a transaction of skull, but for now, the pressure was off. Sitting back in his chair, Zahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. सारी चीज़ें एकदम अच्छे से हो चुकी थी. उन्होंने जब वो पिक्चर्स देखी तो उनको दिख रहा था कि they could find skull and ribs and the spinal cord and stuff. So वो उनको काफ़ी अच्छे से दिख रहा था. ये पिक्चर्स देखने के बाद फाइनली जाहिद जो है उन्होंने स्माइल किया एंड ही वाज लाइक ओह माय गॉड आई वाज सो नर्वस. मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था. मैं पूरी रात नहीं सोया और एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया. अब मुझे लग रहा था सब कुछ ख़राब हो जाएगा. फाइनली सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हुई. अब मुझे लगता है मैं शांति से जाके सोऊंगा. But the time he left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind stopped. The winter air lay cold and still, like death itself, in the valley for the departed, just above the entrance to the Tute's tomb. और जैसे ही उन्होंने वहाँ से गए एकदम से सैंडी ग्राउंड जो था लाइक एकदम ग्राउंड एकदम सैंडी था. विंड्स एकदम से रुक गई थी. एकदम अजीब सा फीलिंग हो गया था. ऐसा लग रहा था जैसे एक होता है ना नेगेटिव कोनोटेशन को जैसे हम डेथ को रिफ्लेक्ट करते हैं. एकदम ठंड हो जाती है और सब कुछ रुक जाता है. बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है. एग्जैक्टली वैसा ही होने लग गया था. और ये जो पूरा एटमॉस्फेयर था ये एटमॉस्फेयर ट्यूट के टूम के जस्ट ऊपर था. सो इट स्टार्टेड just right above the Tute's tomb. So that happened, guys. That was there, and I discussed about the summary of the chapter. I hope I made chapter very clear to you. Let me just put the facts straight and put everything right into how it was. ट्यूट एक पैरोआ थे. इजिप्ट के पैरोआ थे. 11 साल की उम्र में उन्होंने रूल करना चालू किया था. ऑलमोस्ट 9 सालों तक उन्होंने रूल किया था. उनके 3 नाम थे ट्यूटनखामुन, ट्यूखाटिन. सो दैट वाज देयर. आमुन एंड एटिन जो हैं वो 2 गॉड्स हैं. उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो इस तरीके से है कि उनके ग्रैंडपा आमुन को प्रे करते थे और उनके पापा एटिन को प्रे करते थे. ही चोज टू प्रे आमुन. दैट वाज देयर. नाउ उनको दफनाया गया बहुत सारे रॉयल और बहुत सारे रिचेस के साथ में. कार्टर 1922 में आते हैं. उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा ऐसा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का मानना है कि हार्म किया क्योंकि उन्होंने उनको धूप में रख दिया और फिर उसको एकदम से तोड़ के उनको पूरे बॉडी पार्ट्स को अलग कर दिया और एक वुडन बॉक्स में डाल दिया. एंड उसके बाद में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने ये चीज़ बताया कि उनके ब्रेस्ट का जो बोन है और उनके जो रिब है वो मिसिंग है. एंड देन उसके बाद में फाइनली सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही थी. सिटी स्कैन इन्वेंट हुआ एंड फाइनली 2005 में सिटी स्कैन के लिए ट्यूट को ले जाया गया और वहाँ पे कुछ 1700 एक्सरेज उनके आई एंड एवरीथिंग लाइक दैट वाज देयर. तो इस तरीके से उन्हें पूरा सिटी स्कैन किया गया एंड दैट वाज द इंटायर हिस्ट्री अबाउट द चैप्टर. दैट वाज द इंटायर थिंग अबाउट द चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. आई होप आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे और आपकी जो समरी है उससे भी आपको थोड़ी आसानी हुई होगी जो मैंने एकदम चैप्टर के बिगनिंग में बताई थी. सो आई रियली होप कि चैप्टर ने आपको हेल्प किया. अगर आपको चैप्टर ने हेल्प किया तो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर टू यू ऑन प्लस एंड आइकॉनिक. यू कैन ऑलवेज जॉइन अस ऑन प्लस और आइकॉनिक विद जस्ट मिनिमल अमाउंट एट लाइक just 2,700 rupees for all the subjects, all the streams, and you can get 2 screens in it, so you can always share if you want. So that is how it is going to be. If you want, you can use my code which is SDC live to get a 10% discount on your plus or iconic subscription. Thank you so much for watching. If you like the effort, please don't forget to thumbs up on the video and subscribe to the channel. I will see you guys later. Also don't forget to join me on
Monday at 5 p.m. for the doubt session. The link to my profile is in the description below. You can always follow me there. I will see you guys later. Thank you so much for having me. Bye bye. Take care.